हेलो डियर स्टूडेंट्स, फॉर द सेशन 2020 एंड 21 सीबीएसई ने अपना जो सैंपल पेपर जारी किया उसमें हमने पाया कि उसमें असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन केवल जेईई और नीट के एग्जाम में ही आते थे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते थे। और बोर्ड एग्जाम में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन डालने का जो मेन पर्पज़ है सीबीएसई का वो यही है कि बच्चे तैयार हो जाएं नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए और जो कंपटीशन एग्जाम आगे होने वाले हैं क्लास 12 बेस्ड उनके लिए। और क्योंकि ये असर्शन और रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, बोर्ड के लिए बच्चों के लिए एक नया है, तो इसलिए बहुत से बच्चे इसमें प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम फील करने वाली कोई बात नहीं है, आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप इजीली दे सकते हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर हर एक यूनिट का असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने वाला हूँ। इनकी प्रैक्टिस करके आप पूरी फिजिक्स के असर्शन रीजन पढ़ सकते हैं, जो आपके जेईई एग्जाम में, नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। ये जो स्टडी मटेरियल है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो अपने आप में एक नाम ही काफ़ी है। देश का बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये, जो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो उसके द्वारा प्रिपेयर्ड है ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। हम इसको सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इसमें कुछ आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती हैं जो आपको पहले से पता भी होगा, और पढ़ के मैं एक बार फिर से बता भी देता हूँ। स्टेटमेंट में क्या होता है, इसके अंदर एक असर्शन होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रीजन होता है उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बेस के ऊपर आपके पास 4 आंसर होते हैं। आपको कब कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है वो ये है, अगर बोथ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन की, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ए आंसर होगा। उस केस में आपको आंसर क्या नोट करना है, ए करना है। ओके। दूसरे में अगर असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन असर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन जो है, असर्शन नहीं, रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो उस केस में आपका आंसर रहने वाला है बी। और थर्ड ये है, ए बी ट्रू है, आर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे आंसर अपना सी। और ए बी फॉल्स है, आर बी फॉल्स है, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, डी। इसको आप अच्छे से देख लें, आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनमें हम बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम खराब होता है और हम किसी भी हालत में बच्चों का टाइम खराब करना नहीं चाहते हैं। मेन कंटेंट पे आते हैं डायरेक्ट। और कंटेंट में पहला क्वेश्चन यही है कंटेंट में, असर्शन क्या गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होता है विद डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अब आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर हम आर डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज, क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द डिस्टेंस। आर को डिक्रीज करोगे तो एफ क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है। तो असर्शन जो है वो आपका क्या है, राइट है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल, रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर हमने क्या रिप्रेजेंट किया इसका, ए। ओके। सेकंड देखते हैं, 2 नंबर क्या है, द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। बिल्कुल, देखिए कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है इंटरवेनिंग मीडियम, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ तो एयर और फ्री स्पेस के लिए है। अगर एयर फ्री स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे ये 0 है ये नहीं लगाएंगे, तो आप ओनली एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, कूलम्स फोर्स वेरीज इनवर्सली विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। रीजन भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए आंसर आ जाएगा। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड। बिल्कुल सही बात है। चार्ज, क्योंकि जो चार्ज होता है ना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो सॉलिड है या होलो। तो इसे बिल्कुल सही बात है कि जो चार्ज होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किस पे होता है, सरफेस पे होता है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ए। फोर्थ, कम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर।
ठीक है, आपने देखा होगा, आप कंब है या पेन है उसको आप ड्राई हेयर्स के अंदर अगर रब करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेपर के पीसेज को उठाना शुरू कर देता है। तो यह असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या दिया है इसका, मॉलिक्यूल्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कम रिजल्टिंग इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। जब चार्ज कम को आप पेपर के पास लेके आएंगे तो पेपर के जो मॉलिक्यूल वो पोलराइजेशन के कारण अपोजिट चार्ज ले लेते हैं। तो अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए कम के ऊपर पॉजिटिव है तो पेपर पे नेगेटिव आ जाएगा, कम पे नेगेटिव है तो पेपर पे पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, या असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोटोन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है प्रोटोन, इट टेंस टू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप सोच के देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। और क्योंकि प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटोन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अलोंग द फील्ड ही करेगा, यानी प्रोटोन तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा ना, तो प्रोटोन पे फोर्स अलोंग द फील्ड ही लगने वाला है। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, ए प्रोटोन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। बात तो ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी ना इसने, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी ना कि फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, बट क्यों करेगा, वाई का आंसर नहीं दिया ना इसने, वाई का आंसर नहीं दिया। इसका मतलब रीजन है ठीक, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ओके, तो ठीक है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा, तो उस केस में हमारा जो आंसर होता है वो बी आंसर होता है। 6th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, एट एनी पॉइंट और एट एवरी पॉइंट वो बिल्कुल सरफेस के नॉर्मल होता है। जब आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चार्ज के कारण ड्रॉ की थी तो आपने देखा होगा हम इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ नहीं करते हैं, ऐसी लाइनें करते हैं वो गलत होती हैं। लाइनें ड्रॉ आप कैसे करते हो, आप इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ करोगे कि जैसे ये कोई चार्ज है तो लाइन यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल रही है तो ऐसे निकलेगी, और अगर इस सरफेस में लाइन एंटर कर रही है तो बिल्कुल नॉर्मली एंटर करेगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि लाइन ऐसे आ रही थी, सरफेस में एंटर होने से पहले ऐसे बेंड हो गई, किसी भी कारण से यहाँ पे बेंडिंग हो सकती है, या इस प्रकार से आ रही थी, एंटर करने से पहले वो इस प्रकार से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, तो मतलब जब सरफेस पे एंटर करती है तो नॉर्मल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, बट रीजन तो ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो ना कि नॉर्मल होगा क्यों, इसका रीजन तो ये नहीं हुआ ना। रीजन है ठीक बट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये ए का, तो आंसर हमारा इस केस में क्या होने वाला है, बी। 7th क्वेश्चन है, 7th में क्या है, द पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज 0। गलत बात है, होलो के अंदर तो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। होलो जो होता है, होलो कोई भी स्फीयर होता है उसके अंदर पोटेंशियल 0 नहीं, कांस्टेंट होता है। और इनसाइड द होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0, जिसको फैराडे केज भी आप बोलते हो ना, फैराडे केज आपने पढ़ा होगा। फैराडे केज में क्या होता है, कोई भी होलो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है ना, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब ए भी गलत है, आर भी गलत, तो आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पे, आंसर हुआ आपका डी। 8th क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप नहीं बनते हैं, ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये बात भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल सही बात है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो वर्क डन होता है W वो होता है डेल्टा V इंटू चार्ज Q, डेल्टा V इंटू चार्ज Q। और डेल्टा V को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि जो वर्क डन होता है W वो होता है V2 माइनस V1 इंटू Q। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा V1 इज इक्वल टू V2, हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, इसका मतलब V2 माइनस V1 0 या तो W कितना हुआ, 0। असर्शन बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, मतलब रीजन तो ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना, एक्सप्लेनेशन तो ये वाला था। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा, बी आंसर इसका आपके पास आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज Q अराउंड ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R एट द सेंटर ऑफ विच ए अनदर पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड। देखिए इसको आप पहले डायग्रामेटिकली समझ लें, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोलता है
कि एक आर्क है, तो ये आर्क होगी, इसका सेंटर है यहाँ पे और इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज Q रखा हुआ है और इस आर्क के ऊपर मैं Q चार्ज को मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि W हमेशा क्या होगा, जीरो। W जीरो होगा, क्यों होगा देखिए, एक दो तरह से आप इसको समझ सकते हो। पहला रीज़न ये है कि ये जो चार्ज है इससे यहाँ की डिस्टेंस आप निकाल लो। सपोज करो इस डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, क्योंकि आर कहते तो रेडियस बराबर सेम रहने वाली है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल रहेगा मैं इसको वी ए पॉइंट बोल देता हूँ। तो वी ए आपके पास रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और फिर यहाँ से घुमा के आप इसको सपोज करो यहाँ ले आए, इसको मूव करवाते करवाते, तो यहाँ रेडियस कितनी है आर, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, वी बी, पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ भी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यहाँ अगर आप नोट करोगे तीसरे किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ नोट करोगे तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना रहने वाला है, के क्यू डिवाइड बाई आर। इसका मतलब ये जो आर्क है, ये आर्क ये एक ही पोटेंशियल सरफेस बनाएगी और एक ही पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो होगा। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं क्या दिया गया है इसका। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है तो ये आर्क, तो वर्क डन भी नहीं होने वाला। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। 11th, ए मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड। सही बात है, हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू के सी नोट फॉर्मूला होता है। जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू के सी नोट। सी नोट क्या था, विदाउट, ये जो सी नोट है ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक था हमारे पास, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, ए मेटल प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डिक्रीज्ड। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सी का, सी नोट का, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइड बाई डी। इसका मतलब अगर डी डिक्रीज होगा तो सी नोट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये जो दो, जिस प्रकार से दो प्लेट थी और इनके बीच में मैंने इस प्रकार से कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दिया, मीडियम कुछ भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसने क्या किया, उस फ्री स्पेस को डिक्रीज कर दिया ना, फ्री स्पेस को, यानी डी की जो वैल्यू थी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको डिक्रीज कर दिया। उसको डिक्रीज कर तो सी नोट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आंसर आएगा। दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर बिकेम जीरो। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। रीजन क्या दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री चार्ज कैरियर मूव्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, जो फ्री चार्ज होता है वो ऑलवेज सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करता है। मतलब जो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये होलो था, इस प्रकार से कोई भी कंडक्टर था, स्फीयर था, चार्ज जो भी होगा, चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर यहाँ रिसाइड करेगा। और चार्ज अगर यहाँ रिसाइड करेगा तो अंदर ये जो एरिया है अंदर वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनक्लोजिंग दैम इन ए हॉलो कंडक्टर। बिल्कुल ठीक है, इसको फैराडे केज बोलते हैं ना। कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर उनको बचाना हो तो उनको क्या करते हैं, हॉलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीजन क्या लिखा है, पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज जीरो। ये गलत है, पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए था इनको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो मैं आंसर क्या लिख देता, ए। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, सी। असर्शन ठीक है, रीजन क्या है, गलत है। तो आंसर आपका क्या आया, सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अर्थिंग प्रोवाइड इज सेफ्टी मेजर फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेज। ठीक है, अर्थिंग जो होता है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अर्थिंग क्या करता है, अगर बॉडी के इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट की बॉडी के अंदर अगर चार्ज आ जाता है, मतलब करंट आ जाता है, तो अर्थिंग के कारण वो सारे का सारा किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, तो आपको सेफ करता है। रीजन क्या दिया, when we bring charged body in contact with earth all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to the pass of the ground through the connecting conductor। बिल्कुल सही बात है ये, तो एक्सप्लेनेशन भी राइट है, रीजन जो है सही एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो आंसर आपका क्या हुआ, ए।
15th क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। देखिए सही है गलत आप इसको कैसे पता करोगे, जो क्वांटाइजेशन होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू N और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 होती है, तो N आपके पास कितना आया, Q डिवाइडेड बाई 1.6 एंड 10⁻⁻19। ओके, इसका मतलब हो गया N जो है ना वो इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। N क्या होना चाहिए, इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। तो N आपके पास यहाँ पे कितना हुआ 4, चार्ज कितना हुआ 4। तो चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देखो, तो देखो आपका N इंटीग्रल नंबर आता है कि नहीं। N इज इक्वल टू चार्ज आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 1.6 एक इंटीग्रल नंबर नहीं आएगा ये, और ये इंटीग्रल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्या बोलता था, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या दिया, क्वांटाइजेशन वाला ही रीजन दे रखा है, Q इक्वल टू N होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। और 0 क्यों होता है, इसका रीजन का जो कॉन्सेप्ट है और इसका एक पूरा डेरिवेशन भी है आपके पास, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख लें। इस क्वेश्चन को जरूर देखें वहाँ पे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, ये भी ठीक बात है, बट रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा कि जैसे डाइपोल है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होता है ना, डाइपोल को आपने ऐसे रखा, यहाँ पे +q चार्ज मान लेता हूँ, यहाँ पे -q चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स हुआ -qe, इसके ऊपर फोर्स हुआ +qe। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो नेट निकालूंगा तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो ये सही रीज़न था, जबकि रीज़न ये कुछ और ही लिख रहा है। रीज़न है ठीक, स्टेटमेंट रीज़न की ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोज पाथ का जो वर्क डन हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो वो कंजर्वेटिव होता है। क्यों होता है कंजर्वेटिव, क्योंकि क्लोज पाथ का वर्क डन 0, जिस भी फोर्स के क्लोज पाथ का वर्क डन 0 हो वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, ये गलत है, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव है तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। और हमने ये बात पहले प्रूव भी किया है एक टॉपिक में, कि जब हम क्लोज पाथ पे वर्क डन निकालते हैं तो हमेशा वो 0 आता है। तो इसका मतलब क्लोज पाथ का वर्क डन 0 आता है, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, आंसर सी आएगा। 18th क्या है, द फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन सच सीट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकेम कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल ठीक है, ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है, कि इस प्रकार से आपके पास 2 सीट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, रीजन पढ़ लेते हैं। द फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द थिन सीट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही। इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये भी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज पॉजिटिव। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको देखो फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला होता है, जो W इज इक्वल टू होता है वो V इंटू क्यू होता है। W किसके बराबर होता है, V इंटू क्यू होता है, ठीक है। और वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो V इजकल W बाई क्यू, तो चार्ज पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज अट्रैक्टिव, हाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट P आर इन द सेम डायरेक्शन।
सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर आपका क्या आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, असर्शन में क्या लिखा है, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक सिचुएशन में इंटीरियर में एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता। रीज़न क्या है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितना सरफेस पे, जैसे आप इस प्रकार से कोई भी कंडक्टर मान लो, होलो कंडक्टर मैंने मान लिया, तो यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही उसके यहाँ है, उतना ही उसके यहाँ है। अंदर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, उसका सेम होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो और आंसर इज बी। ओके, आगे है हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आप ये 20 क्वेश्चन जब कर लेते हो तो उससे आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं वो, और असर्शन रीजन, ये सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारी जो नेक्स्ट यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके असर्शन और रीजन्स हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। ओके, ये वीडियोज़ आएंगे, इनमें हम सभी में असर्शन रीजन सोल्व करेंगे, और उसके बाद बीच बीच में हम और वीडियो डालेंगे, उन वीडियोज़ में हम ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दे रखा है, जैसे केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन है ना, अगले वीडियो में हम ये करने वाले हैं।